Hello guys, I am here with a new video. Today I am solving exam 2018 science HTET paper. This is for set D. यहाँ पर मैं आपको जो सॉल्व करवाने वाली हूँ वो है पार्ट 4 साइंस के लिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 91। इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं with explanation. Let's see. In frog heart, there are cardiac muscles which consist of fibers called. मेंढक के हृदय में ऐसे जो कोशिकाएं हैं, कार्डिक मसल्स हैं, उनके कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं? देखिए, जो हार्ट मसल्स हैं उनको सब एंडोकार्डियल ब्रांचेज भी कहा जाता है और यहाँ पे फ्रॉग हार्ट में परकिंजल फाइबर्स पाई जाती है। परकिंस फाइबर्स के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं क्या है। यू कैन सी फ्रॉग हार्ट में एक वेंट्रिकल होता है, 2 आर्टरिया होती है और टोटल 3 चैम्बर्स होती है। जो फ्रॉग हार्ट की वॉल्स होती हैं वो 3 लेयर्स की बनी होती हैं, एपिकार्डियम, मियोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम की। मियोकार्डियम जो है वो ब्रांच एंड स्टिमुलेटेड कार्डिक मसल से बनी होती है जो कि इनवॉलेंट्री टाइप की होती है। ये इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है रिदमिकली कांस्टेंट रेट से। एंड द फाइबर ऑफ द मसल ऑफ हार्ट आर सेल्फ एक्साइटेटरी एंड आर ऑफ 3 टाइप्स। हार्ट मसल्स की फाइबर 3 टाइप्स की होती हैं, जिनमें से एक है परकिंस फाइबर, दूसरी है नोडल और तीसरी है ट्रांजिशनल फाइबर्स। एंड परकिंस फाइबर्स जो होती हैं वो स्पेशल कंडक्टिंग फाइबर्स होती हैं, consisting mainly of electric excitable cell that are larger than cardiomyocytes with less myofibrils and more mitochondria and that perform cardiac action potentially faster and more effectively than any other heart cells. अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, माइनोमियंस, ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। टेलोडेंड्रिया जो हमारे न्यूरॉन्स में एक्सॉन पाए जाते हैं, उनके टर्मिनल ब्रांचेस जिनको हम बोलते हैं टेलोडेंड्रिया। और कॉलमिया कार्डिया क्या होती हैं? मसल्स फाउंड इन हार्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा परकिंस फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। In malaria, the product released by mosquito into blood that cause chill and fever is called. तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हेमोजॉइन। लेट्स सी हाउ। मलेरिया जो है मॉस्किटो बाइट से फैलता है और यहाँ पे मॉस्किटो एक वेक्टर का काम करते हैं। जो यहाँ पे बीमारी के लिए, डिजीज के लिए जो कॉजिंग एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मॉस्किटो बाइट से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है सबसे पहले लीवर में, और लीवर से वो आरबीसीज का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है आरबीसीज में जाकर। जब वो आरबीसीज का डाइजेशन करता है तो वहां पे एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है, डेट इज हेमोजॉइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर। लेट्स टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस। शफनर्स डॉट। शफनर्स डॉट्स मलेरिया पेशेंट्स में ही पाए जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म सेल्स ऑफ आरबीसीज। इनका यहाँ पे रोल क्या होता है? ये मलेरिया पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। रेजोटॉक्सिन ये प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और हेमेटीन्स इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये ब्लूइश ब्लैक कंपाउंड होता है जिसमें अगर हम हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेगा वहां पे हेमेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ए थिन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 प्रोड्यूसेस ए डेविएशन ऑफ 4 डिग्री ऑफ ए रे इंसिडेंट एट ए स्मॉल एंगल। What will be the deviation of the same incident ray by the same prism if it immersed in water of refractive index 4/3? ये जो क्वेश्चन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट से लिया गया है, जहाँ पे डेविएशन को हम शो करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ पे आपका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म
म्यू पी बोल सकते हो, म्यू बोल सकते हो, यहाँ पे पी भी लगा सकते हो आप चाहो तो। और म्यू डब्ल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ए इज द प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पे हमने प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखा 1.5, डेविएशन का वैल्यू हमने रखा 4 और यहाँ से प्रिज्म एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया विच कम्स 8 डिग्री। आफ्टर immerse the prism in water, refractive index delta dash will be A into refractive index of relative refractive index -1। तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एंगल का वैल्यू हमने पुट किया, सॉल्व करेंगे वैल्यूज को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 -1। सॉल्व करेंगे ऑल वैल्यूज। आफ्टर सॉल्वेशन वी विल गेट 1 degree deviation। So here right answer is option number 1 degree। Next come question number 94। Read acceleration and region and select correct option। All members of this society are deployed except the drones. Drones are produced parenthegenetically। Let's see its explanation। Parenthegenesis is a modification of sexual reproduction in which an egg develops into a complete organism without fertilization। यानी कि एक एग होता है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप तो होता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिजिनोजेनेसिस। हनी बीज के अंदर अनफर्टिलाइज एग डेवलप्स होते हैं मेल बी के अंदर, जिन्हें हम ड्रोन्स बोलते हैं विद द हैप्लॉइड सेल्स। और जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो फीमेल क्वीन बीज को डेवलप करते हैं और वर्कर बीज को डेवलप करते हैं। और ये किससे होते हैं? ये डिप्लॉयड सेल से होते हैं। क्वीन बी जो है वो लार्जेस्ट होती है एंड लेज ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेल बी जो है वो पैरेंथोजेनेसिस यानी अनफर्टिलाइज्ड सेल से डेवलप होते हैं, हिप्लॉइड सेल से। और जो फीमेल और वर्कर भी है यानी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो डिप्लॉयड सेल से डेवलप होते हैं। और मेल बीज को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन्स बोलते हैं। तो ऑल मेंबर्स ऑफ बी सोसाइटी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट ड्रोन्स, यानी मेल वालों को छोड़कर बाकी सारे डिप्लॉयड है। राइट है। ड्रोन्स आर प्रोड्यूस पैरेंथोजेनेटिकली, ये भी राइट है, ये अनफर्टिलाइज्ड सेल से बनते हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। टू हीटर्स आर मार्क 200 वोल्ट 300 वॉट एंड 200 वोल्ट 600 वॉट। ये वोल्टेज है वोल्ट, ये वॉट है पावर। If the heaters are connected in series and combination connected to a 200 volt DC supply, then which option is true out of the following? तो यहाँ पे हमें इन ऑप्शंस को रीड करके बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। मैं आपको पहले राइट ऑप्शन बता देती हूँ। हीट प्रोड्यूस इन 300 वॉट हीटर इज मोर, ये वाला राइट है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे है। According to diagram, you can see this is for heater 1, this is for heater 2, and this is the DC supply voltage. Calculate resistance R1 for first heater by using formula R1 is equal to V square upon P1। वैल्यूज को पुट करके सोल्व करेंगे। 400 upon 3 आ जाएगा यहाँ से, ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की। सिमिलरली R2 को हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को पुट करके। R2 is equal to V2 V स्क्वायर अपॉन P2, वैल्यूज पुट की 400 अपॉन 6। क्योंकि हीटर्स हमारे जो है सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए हम सर्किट से जो
करंट पास होगा वो करंट की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं। I इक्वल टू वी अपॉन R1 प्लस R2 करके R1 R2 की वैल्यूज रखेंगे, V का वैल्यू रखेंगे, सारा सोल्व करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा करंट का वैल्यू 1 एम्पियर। अब हमें हर एक हीटर के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो चेक करना है। तो हीट प्रोड्यूस इन फर्स्ट हीटर Q1 इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R1, वैल्यू सोल्व करेंगे 133.33 जूल पर सेकेंड आएगा। हीट प्रोड्यूस इन सेकेंड हीटर Q2 इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R2, वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे 66.66 जूल पर सेकेंड आएगा। तो यू कैन सी क्लियरली हीट प्रोड्यूस इन फर्स्ट हीटर, फर्स्ट दैट इज 200 वॉट 300 वॉट वाला जो हीटर है उसमें हीट प्रोड्यूस क्या है, मोर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer by using the codes given below the list. List 1, list 2, alloy and their constituents, brass, bronze, beryllium and मैग्नीलियम। ये हमें 4 एलॉयज दिए हैं और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें गिवन है। तो मैं आपको एक लिस्ट शो करती हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से चेक करने वाले हैं। यू कैन सी हेयर ब्रास, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कॉपर एंड जिंक एंड यूज फॉर यूटेंसिल्स मेकिंग। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, कॉइन, बेल्स और यूटेंसिल्स मेकिंग में इसका यूज होता है। सिमिलरली ड्यूरेलियम इज ए एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, यूटेंसिल्स मेकिंग में यूज होता है। मैग्नीलियम ऑल्सो एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, फ्रेम ऑफ एरोप्लेन्स मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। सो ब्रास के लिए हमने देखा कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टेन, ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज एंड मैग्नीलियम एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज। यहाँ से जो हमारा राइट है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मैचिंग आप यहाँ से करके देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विच पावर प्लांट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे कौन सा पावर प्लांट वर्क करता है? तो यहाँ पे जियोथर्मल दिया है जो कि अर्थ की इंटरनल एनर्जी पे, हीट एनर्जी पे वर्क करता है। विंड फार्म्स मूविंग विंड एनर्जी पे वर्क करते हैं। हाइड्रो पावर्स वाटर स्टोर्ड होता है यहाँ पे और उस स्टोर्ड वाटर को हाई स्पीड के साथ टरबाइन पे गिराया जाता है। तो जब वो पानी नीचे गिरता है तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का यूज करता है यहाँ पे। तो ये वाटर एनर्जी वाला जो आपका है ये एक्चुअल पावर प्लांट है जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे बेस्ड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एटम्स और न्यूक्लियस की पावर्स को यूज करके एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट work on the basis of gravity of earth. There is an opening in the dam that uses gravity to drop water down. That opening is known as penstock. The moving water causes turbine to spin, which causes magnets inside the generator to rotate and create electricity. Question number 98. When an inductor L and resistor R in series are connected across a 12 volt 50 Hz supply, a current of 0.5 ampere flows in the circuit. The current differ in the phase from applied voltage by pi by 3 radian. The value of R will be. यहाँ वोल्टेज 12 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्टेज है, करंट 0.5 एम्पियर, फेज एंगल पाई बाय 3 है। हमें आर कैलकुलेट करना है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू EV अपॉन IV। वैल्यूज रखेंगे और यहाँ से Z कैलकुलेट कर लेंगे, 24 आ जाएगा। फिर हमें पता है टेंजेंट फाई क्या होता है, XL अपॉन R, और टेंजेंट पाई बाय 3 फेज एंगल जो हमें गिवन है उसका वैल्यू हमें √3 मिल जाएगा। तो यहाँ से XL निकाल लेंगे कैसे, टेंजेंट फाई इंटू R करके, √3 इंटू R हमारा XL आ जाएगा। अब हमारे पास Z है, XL है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे Z स्क्वायर, R स्क्वायर हमारे पास R स्क्वायर है, XL को हम √3 R रख के उसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू में Z स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर
हमारा टोटल हो जाएगा 4r², और r क्या हो जाएगा हमारा z² का रूट। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 4r² = z² का इक्वेशन बनेगा, r² = z²/4 और r = z²/4 का स्क्वायर रूट। तो z का वैल्यू हमारे पास 24 आया था, 24 × 24/4 का स्क्वायर रूट यानी 120 ओम, सॉरी 12 ओम। कितना आएगा ये 12 ओम। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 99। Which one of these pair is exclusively of vestigial organs of humans? तो यहाँ पे हमें 4 पेयर्स दिए हैं और हमें उनमें से चूज करना है वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस का कौन सा पेयर करेक्ट है। कॉकेक्सी एंड पीना मसल, कॉकेक्सी एंड प्रीमोलर, कॉकेक्सी एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, कॉकेक्सी एंड फेशियल हेयर इन वुमेन। इनमें से हमें चूज करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले आप या फिर इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए। cos phi = r/z, r यहाँ से हो जाएगा z × cos phi, z का वैल्यू 24 और cos phi यानी π/3, π/3 cos में होता है 1/2, 24 × 1/2 12 ओम। तो आप किसी भी फॉर्मूले से टेंजेंट फाई से या cos phi से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको कॉकेक्सी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए डिफरेंट वार्म ब्लडेड एनिमल में क्या है, टेल्स पाई जाती है और वो टेल्स बहुत सौ में आज भी पाई जाती है और बहुतों में डिसअपियर हो गई है। क्यों? क्योंकि when people figured out how to walk the tail in light of fact that pointless and advancement changed over it to simply some melted water we call a coccyx। जैसे ह्यूमंस के अंदर टेल जो है वो पॉइंटलेस हो गई और वो क्या हो गई, डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई बहुत सारे इवोल्यूशन चेंजेस होने के साथ साथ। और ह्यूमंस में जो डिसअपियर टेल है उसको हम कॉकेक्सी बोलते हैं। जबकि जैसे मंकीज वगैरह में वो टेल आज भी वैल्यूएबल है हैंगिंग्स के लिए, ट्री पे चढ़ने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर जो है 7 वेस्टिजियल फीचर्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडीज के अंदर। हम उनको एक बार देख लेते हैं वो 7 फीचर कौन कौन से। देखिए 7 फीचर्स में सबसे पहला आता है पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। जैसे बच्चे को कोई भी चीज देते हैं तो अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है, तो वो जो ग्रैप्सिंग का उसका रिफ्लेक्स है ये क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये भी एक वेस्टिजियल फीचर है। टेल या कॉकेक्सी या टेल बोन जिसको हम बोलते हैं, विजडम टीथ या थर्ड मोलर्स का एक सेट, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जिसको थर्ड आईलिड भी बोला जाता है, ऑरिक्यूलर मसल्स या एक्सट्रिंजिक मसल या पीना मसल्स जिसको हम बोलते हैं कान का बाहरी हिस्सा, पैल्मेरिस लॉन्गेस्ट मसल जो कि रिस्ट और एल्बो के बीच में होती है, ये हैंगिंग पर्पज के लिए मंकीज वगैरह में यूज की जाती है, लेकिन ह्यूमंस में ये वेस्टिजियल फीचर्स में ऐड हो गई है। पायरामिडल्स मसल्स या जिसको हम अपेंडिक्स भी बोलते हैं जो हमारे लोअर एब्डोमेन्स में पाई जाती है। तो ये 7 फीचर्स ऐसे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स बन गई हैं। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हमारे ऑप्शन में जो पहला है कॉकेक्सी एंड पीना मसल्स जिसको ऑरिकल्स मसल्स भी हमने बोला एक्सटर्नल ईयर वाली, ये राइट पेयर है। सेकंड वाले में प्रीमोलर दिया है, देखिए प्रीमोलर नहीं है थर्ड मोलर का सेट होगा जिसमें विजडम टीथ आते हैं, इसलिए रोंग हो गया। और बाकी फेशियल हेयर इन वुमेन और इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह ये हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे हमें मोनोमर गिवन है, यहाँ पे पॉलीमर गिवन है। मोनोमर एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं और बहुत सारे सिंगल यूनिट्स को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, पॉलीमर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉलीमर है उसका हमें सिंगल यूनिट यानी मोनोमर चेक करना क्या होगा। जैसे पेन है, पेन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का सिंगल यूनिट क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल होगा, यानी डे का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में एक ही ऑप्शन से आप पूरा एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा 4th ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बाकी इसके लिए मैं भी आपको बता देती हूँ, नेचुरल रबर जो है उसके लिए क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको क्लोरोइथीन भी बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड क्लोरोइथीन, तो ये क्लोरोइथीन का मोनोमर, पीवीसी का मोनोमर क्या है, क्लोरोइथीन है।
तो यहाँ पे सारे हमारे चेक हो गए। एक बार मैं आपको करेक्टेड लिस्ट भी दिखा देती हूँ, ये हमारी करेक्ट लिस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 101। द टाइम पीरियड बिटवीन ए फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून इज 28 days, slightly longer than 28 days, 29 days, slightly longer than 29 days। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4, slightly longer than 29 days। लेट्स सी डिटेल्स। देखिए, वन मून मंथ जो होता है 29.53 डेज का होता है, जिसको साइनोडिक मंथ या लुनार मंथ भी कहते हैं। मून जब रोटेट करता है अर्थ के अराउंड, तो उसको अपना जो एक ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने में 29 डेज 12 आवर 44 मिनट्स का टाइम लगता है, यानी कि 29 डेज से ज़्यादा का टाइम लगता है। तो टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ मून इज ए फ्यू आवर्स लॉन्गर देन 29 डेज, बट फॉर एज ऑफ कैलकुलेशन दीज आवर्स हैव बीन डिवाइडेड अमंग्स द मंथ टू गिव अस मंथ हैविंग 30 and 31 डेज। और इसी वजह से जो ये मंथ्स, ये जो आवर्स और मिनट्स हैं, इनको हमने डिवाइड कर दिया। किसी मंथ में हमने 30 डेज कर दिए, किसी में 31 डेज कर दी। इट टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ to have the next new moon day after the previous one, this period is called a month। तो एक मून डे जो होता है उससे नेक्स्ट जो न्यू मून डे होगा, वन न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून का जो टाइम होगा वो एक मंथ का टाइम होता है। सो राइट आंसर इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अडेप्टेशन फॉर जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स के लिए कौन सा अडेप्टेशन नहीं है? देखिए, प्रेजेंस ऑफ कॉलन काइमेटिस टिश्यूज इन स्टेम कॉर्टेक्स, प्रेजेंस ऑफ सेक्युलेंट काइमेटिस टिश्यूज इन स्टेम हाइपोडर्मिस, प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर क्यूटाइल्स ऑन एरल प्लांट पार्ट्स, प्रेजेंस ऑफ एरिन काइमेटिस सेल्स इन स्टेम। हमें बताना नहीं है, यानी 3 अडेप्टेशन जेरोफाइट्स की, एक नहीं है। जेरोफाइट्स एडेप्टेशन में वाटर स्टोरेज इन लीफ, रूट, स्टेम एटसेट्रा होता है। टैप रूट्स जो है उनकी काफी लंबी होती हैं, स्पाइन्स होती हैं और वैक्सी स्किन वाली होती हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पाया जाता है, ये एडेप्टेशन होती है, क्योंकि जो ये आपके कॉलेनमाइटिस टिश्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, लीव्स के प्लेस पर फोटोसिंथेसिस कैरी करवाते हैं। जब लीव्स नहीं करवाते तो ये वाले टिश्यूज आपके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। और जो सेक्युलेंट टिश्यूज है स्टेम के अंदर, वो भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यूज होते हैं 2-3 लेयर थिक होते हैं काफी, और ये एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होते हैं, और ये थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेक्युलेंकाइमा फाइबर्स के बने हुए होते हैं। तो ये जो वाटर इवेपोरेशन है उसको कम कर देते हैं। और वैक्सी लेयर होती है क्यूटाइल्स पर, एरियल प्लांट पार्ट्स जैसे स्टेम या लीव्स के अंदर वैक्सी लेयर होने से भी वाटर का इवेपोरेशन क्या थोड़ा सा कम हो जाता है। और प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमेट सेल्स इन स्टेम नहीं पाया जाता है जेरोफाइट्स के अंदर। ये किसके अंदर पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले या पानी के आसपास की बॉडी में रहने वाले प्लांट होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। जबकि जेरोफाइट्स जो है काफी ड्राई एंड हॉट एरिया में पाए जाते हैं ये प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 102 के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो नॉट अडॉप्टेशन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्लॉथ्स ऑब्टेन फ्रॉम सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बनने वाले कपड़े कौन से हैं? तो कॉटन एंड रेयॉन्स के जो कपड़े हैं वो सेल्यूलोज से बनते हैं। नायलॉन, सिल्क, ये जो है आपके मैनमेड क्लॉथ हैं, या आप कहोगे आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किए जाने वाले क्लॉथ्स हैं। जो कॉटन है आपका नेचुरल फाइबर से यानी कि आपका सेल्यूलोज से बनता है, और रेयॉन जो है आपका सेमी सिंथेसाइज्ड है, यानी इसमें कुछ पार्ट सेल्यूलोज का और कुछ आपके केमिकल्स यानी सिंथेटिक केमिकल्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर। तो सेल्यूलोज का कहीं ना कहीं यूज रेयॉन के अंदर हो रहा है, इसलिए आपके सेल्यूलोज से ऑब्टेन फाइबर्स जो हैं कॉटन एंड रेयॉन है। नेचुरल फाइबर में आपका कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प, जूट एंड रेमी आता है। मैनमेड में आपके जो कि सेल्यूलोज फाइबर्स हैं, रेयॉन और विस्कोस है। और मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर नायलॉन, सिल्क आता है। इनको मैनमेड सेमी सिंथेटिक भी बोल सकते हैं आप रेयॉन को। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर।
सिल्वर टार्निशिंग के लिए देखिए यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड दोनों ही काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्योंकि जब छोटे क्लासेस में हम पढ़ते हैं लोअर क्लासेस के अंदर तो हमें वहाँ पे बताया जाता है कि सिल्वर ऑक्साइड जो है टार्निशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर आप डीपली देखेंगे कहीं पर तो सिल्वर सल्फाइड जो है आपका टार्निशिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सल्फाइड के बाद ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है, बट एज कंपेरिजन टू सल्फर ऑक्सीजन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है टार्निशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे एचटेट के अकॉर्डिंग जो 100% करेक्ट आंसर है वो सिल्वर सल्फाइड है, ना कि सिल्वर ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट है। इसके लिए थोड़ा सा और डिटेल हम चेक कर लेते हैं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को जब एयर में छोड़ा जाता है ऑक्सीजन प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर उसको प्रेजेंस मिल जाती है, या फिर आप इसको यूं समझिए अगर सिल्वर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे एयर में तो सिल्वर ऑक्साइड मिलेगा, और अगर सिल्वर को H2S का प्रेजेंस मिल जाता है तो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जो ब्लैक कोटिंग होती है वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही होती है। इन द एयर सिल्वर ऑब्जेक्ट टार्निशेज ओइंग टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन। सिल्वर नीड हाइड्रोजन सल्फाइड टू टार्निश, ऑल्दो it may tarnish with oxygen over time. Next is question number 105. The microtubules from opposite pole of the spindles get attached to the kinetochores of sister chromatids during prophase second, prophase first, metaphase second, anaphase second. जो आपके माइक्रोट्यूबल्स होते हैं from opposite pole of spindles get attached to kinetochores of sister chromatid. माइक्रोट्यूबल्स kinetochores of sister chromatid से अटैच हो जाते हैं। कौन से फेज में अटैच होते हैं हमें, तो ये सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन 2 टाइप से होता है। पहला होता है मिटोसिस टाइप और सेकंड होता है मियोसिस टाइप। मिटोसिस को हम सिंपल सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है डॉटर सेल और पेरेंट सेल के अंदर सेम रहता है। ये जो है 2 टाइप्स में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, काइनेसिस होता है यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और दूसरे में साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा होता है। फर्स्ट स्टेप जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसके फर्दर 5 स्टेप्स होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और मियोसिस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होता है ये। वो सिस्टर काइनेटोकोर से अटैच हो जाती हैं। और एनाफेज सेकंड में होता है स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर विच होल्ड द सिस्टर क्रोमेटाइड टुगेदर टू ऑफ ईच क्रोमोसोम अकर which allow them to move toward opposite poles of the cell by shortening of microtubules attached to kinetochores. हमने सेल डिविजन्स के बारे में यहाँ पे देखा और साथ में देखा ये चारों ऑप्शंस किस तरीके से सेल के डिवीजन में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3 मेटाफेज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। द सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट डिस्पर्स्ड बाय विंड। विंड से डिस्पर्स नहीं होती हैं। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके सीड्स विंड से डिस्पर्स नहीं होते हैं। ऑप्शन है कैलोट्रोपिस जिसको हम आग का पौधा भी बोलते हैं, मदार या आग का पौधा, कॉटन, कपास, कोकोनट नारियल का, और ड्रमस्टिक्स मोरिंगा। देखिए ये जो कैलोट्रोपिस है, कॉटन है और ड्रमस्टिक, ये बहुत ही लाइट वेट के प्लांट सीड्स हैं और ये इजिली विंड के साथ कैरी किए जा सकते हैं। हवा इनको आसानी से अपने साथ इधर उधर बिखेर देती है। लेकिन कोकोनट के जो सीड्स हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, हवा के साथ इधर उधर डिस्पर्स नहीं हो सकते। ये वाटर में फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ आप देख सकते हैं विंड से और कौन कौन से प्लांट सीड जो है कैरी किए जा सकते हैं और वाटर से कौन कौन से किए जा सकते हैं। बर्ड्स और एनिमल ड्रॉपिंग से कौन कौन से होते हैं, स्क्वारल से या फर ऑफ एनिमल से या फिर बर्ड और एनिमल से डायरेक्टली कौन कौन से प्लांट एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। और कुछ प्लांट सीड्स ऐसे भी हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यूज करते हैं। जब फ्रूट्स
पूरी तरह से राइपन हो जाते हैं वो, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यूज करके नीचे गिरते हैं तो उनके सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। कुछ फ्रूट्स जो है राइपन होने पर एक्सप्लोजन के साथ भी फट जाते हैं, उनसे भी सीड डिस्पर्जल होता है। तो ये पूरा आप इस लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? NO, SO2, O3 वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, हमें ये बताना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मोक के कंट्रीब्यूशन में, फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन एंड VOCs ये हेल्प करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक के दो तरीके के पोल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं और VOCs आते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में ओजोन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइड्स, एल्डिहाइड्स, एक्रोलिन्स ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, डिफोरेस्टेशन डज नॉट रिजल्ट इन। डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ पौधों की कटाई। पेड़ पौधों की कटाई से क्या नहीं होता है? डिक्रीज इन रेनफॉल, वर्षा में कमी होती है ये तो। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव भी होता है, बढ़ जाता है मिट्टी का कटाव अगर पेड़ पौधे कट जाते हैं तो। इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, पानी के वाटर का जो लेवल है वो, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। पेड़ काटने से क्या पानी के लेवल बढ़ेगा? नहीं। तो नॉट रिजल्ट में हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इंक्रीज इन अर्थ एटमोसफेयर एट टेम्परेचर, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, तो जो हमारी धरती है उसका तापमान भी बढ़ जाता है जब पेड़ कट जाते हैं तो, क्योंकि जो भी सनलाइट की जो रेज धरती पे आती हैं वो वहीं आसपास के एटमॉस्फेयर में ही जमा होती रहती हैं, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो डिफोरेस्टेशन से क्या क्या होता है? 1 to 4 होता है, नहीं होने में आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, हाउ मैनी इफेक्टिव कोडॉन्स आर देयर फॉर द सिंथेसाइज ऑफ 20 अमीनो एसिड। देखिए यहाँ पे पूछे इफेक्टिव कोडॉन्स कितनी है, तो यहाँ पे हमारी 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए टोटल 64 कोडॉन्स का यूज किया जाता है। कितने? 64 कोडॉन्स का, जिनमें से 61 क्या है? इफेक्टिव कोडॉन्स हैं, स्टार्टिंग कोडॉन्स हैं, और 3 जो हैं एंडिंग कोडॉन्स हैं। लेट्स सी, the 3-letter nature of codon means that the 4 nucleotide found in messenger RNA। ये 4 लेटर्स हम यूज करके टोटल 64 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। A, U, G एंड C इन 4 लेटर से कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस का यूज करके 64 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं हम, और उन 64 कोडॉन्स में से 61 जो है वो स्टार्ट कोडॉन्स होती हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड के सिंथेसाइज में यूज होती हैं, और ये 3 जो हैं ये स्टॉप सिग्नल्स होते हैं, ये भी इन अमीनो एसिड के सिंथेसाइज में यूज होते हैं, बट ये क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज के एंड को ट्रिगर करते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइज होना जो है बंद हो गया है। और वो 3 क्या है आपकी? ऑक्री, एम्बर एंड ओपल, ये आपके इन तीनों के नेम हैं। इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। और स्टार्टिंग कोडॉन में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? AUG, ये स्टार्ट कोडॉन है जो कि मिथेनॉइन के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से और भी जितनी बाकी की हैं वो हर एक का पर्टिकुलर अलग अलग आप क्या कर सकते हैं? इनकोडेड कर सकते हैं उनको। जैसे AUG है ये मिथेनॉइन के लिए इनकोडेड किया गया है, इसलिए मिथेनॉइन के लिए और भी कई सारी हैं जो 3-4 से वो इनकोडेड की जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 61 टोटल कोडॉन है और 20 अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन विल गिव द सेम प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अगर HBr को हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और एब्सेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन एक ऐसी एल्कीन बतानी हमें जो दोनों ही केस में सेम तरह के प्रोडक्ट हमें देने वाली है। देखिए यहाँ पे प्रोपीन है, ब्यूटोइन है, 2-मिथाइल प्रोपीन है, ब्यूटवानिन है। अगर आप इनकी यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म देखें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ब्यूट 2
जो सेकंड वाली है ब्यूटेन, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन और ब्यूटवनीन ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड में डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट देगी, जबकि सिमेट्रिकल अल्कीन से हमें चाहे वो परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करे HBr के साथ या अब्सेंस में करे, सेम काइंड का ही हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल लिखी है कि प्रोपेन को अगर आप बिना पेरोक्साइड के रिएक्ट करेंगे, मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, तो आपको मिलने वाला है 2 ब्रोमोप्रोपेन, और अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे तो N ब्रोमोप्रोपेन। इसी तरीके से ट्यूब्यूटेन दोनों केस में सेम प्रोडक्ट देगा आपको। तो मिथाइल प्रोपेन से आपको अब्सेंस और प्रेजेंस में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन है, और यहाँ पे आपको 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन मिलने वाला है। और ब्यूटवनीन के प्रेजेंस में भी इस तरीके से 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन अलग अलग केस में आपको मिलने वाले हैं।